नमस्कार दोस्तों। इस वैश्विक महामारी में विश्व ठहर सा गया है, लेकिन हमें प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी करने वाले विद्यार्थियों को कभी रुकना नहीं चाहिए और अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए प्रयासरत रहना चाहिए। मैं प्रदीप कागट इस संकट के समय आपकी कैसे सहायता कर सकता हूँ, उसके लिए एक छोटा सा प्रयास कर रहा हूँ कि जब भी मुझे समय मिलेगा तो एक टॉपिक आपको यूट्यूब पर डालने की कोशिश करूँगा। आज ऐसा टॉपिक लेंगे जो राजस्थान की हर छोटी बड़ी प्रतियोगी परीक्षाओं में काम आता है, चाहे वो आरएस की हो, चाहे वो पटवार हो, रीट हो, कांस्टेबल हो, हर एग्ज़ाम में उस टॉपिक से अपने क्वेश्चन आते हैं। और वो टॉपिक है देसी रियासतों के प्रति ब्रिटिश नीति। ये वो टॉपिक है जो हर हाल में अपने क्वेश्चन आते हैं। इससे देसी रियासतों के प्रति ब्रिटिश नीति। तो इस टॉपिक से संबंधित पहले एक पुस्तक थी, सर डब्ल्यू ली वार्नर ने अपनी एक पुस्तक लिखी थी, द नेटिव स्टेट्स ऑफ इंडिया, और इसमें उन्होंने 3 भागों में डिवाइड किया था। लेकिन ये बात 1910 की थी और वो 3 नीतियाँ जो उन्होंने पॉलिश बताई वो बताई सुरक्षित घेरे की नीति, अधीनस्थ पार्थिकी की नीति और अधीनस्थ सहकारिता या संघ की नीति। उन्होंने मोटे तौर पर 3 भाग बांट दिए गए थे कि प्रारंभ से लेकर के 1813 तक पहली नीति थी, दूसरी 1813 से लेकर के 58 या 57 मान सकते हैं, और तीसरी है 1857 की क्रांति के बाद से लेकर के भारत आज़ाद हुआ तब तक। लेकिन वर्तमान के संदर्भ में देखा जाए तो देसी रियासतों और अंग्रेजों के संबंधों को अपन 3 अवस्था की बजाय 5 अवस्थाओं में देखते हैं, और 5 अवस्थाएं वह है: कंपनी का भारतीय रियासतों से समानता के लिए संघर्ष, नंबर 2 सुरक्षित घेरे की नीति या उसको मध्य राज्य की नीति कहा जाता है, नंबर 3 अधीनस्थ पार्थिकी की नीति, नंबर 4 अधीनस्थ संघ की नीति, नंबर 5 समानता या बराबर के संघ की नीति। ये 5 चरण जो दिखाए गए, इन 5 चरण में से पहला चरण हमारे लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम की दृष्टि से देखा जाए तो जैसे आरएस जैसे रिटर्न के एग्जाम हो, तब ये 5 चरण लेकर के इनको अपने को एक्सप्लेन करना होता है। लेकिन यदि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अपने आते हैं तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पहला चरण का विशेष भूमिका नहीं है, पर पता होना चाहिए अपने को कि प्रारंभ में कंपनी की जब स्थापना हुई थी 1600 में, महारानी एलिजाबेथ ने पूरी देशों के साथ व्यापार करने का फरमान जारी किया था, और उसके बाद भारत में पहली बार प्रयास किया गया था और भेजा गया था हॉकिंस को। लेकिन हॉकिंस अनुमति प्राप्त करने में असफल रहा। तब सर टॉमस रो को भेजा गया था और वो व्यक्ति अनुमति प्राप्त करने में सफलता हासिल करता है, और वहाँ से भारत में इनको व्यापार करने की एक विधिवत रूप से अनुमति मिल जाती है। वहाँ से लेकर के 1740 तक, यानी यहाँ ये शुद्ध रूप से व्यापारी थे, तो कंपनी प्रारंभ में केवल व्यापारिक हितों को देखते थे और वो केवल एक व्यापारिक कंपनी थी। लेकिन 1740 के बाद फ्रांसीसी गवर्नर जनरल डुप्ले का अनुसरण कर अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी ने भी अपनी राजनीतिक सत्ता सिद्ध करने के लिए प्रयास किया, और प्लासी तथा बक्सर के युद्धों से भारतीय राजनीति में हस्तक्षेप कर भारतीय रियासतों की भांति कर वसूलने का अधिकार प्राप्त कर रियासतों से समानता प्राप्त की। क्योंकि इस पहले फेज में सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट था कि उन्होंने भारतीय सत्ता को चुनौती दी, और भारतीय सत्ता को सबसे पहले यानी प्लासी के युद्ध में परास्त किया बंगाल के नवाब को, और वहाँ पर 24 परगने की जागीर वगैरह प्राप्त की। लेकिन सही मायने में इनकी विजय थी बक्सर की विजय, और बक्सर की विजय के बाद एक इलाहाबाद की संधि के द्वारा इन्होंने बंगाल, बिहार और उड़ीसा में भारत के मुगल सम्राट द्वारा बंगाल, बिहार और उड़ीसा में दीवानी के अधिकार प्राप्त किए, और इस तरीके से भारतीय रियासतों के बराबर ये अपने आप को रखने का प्रयास किया। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट जो पार्ट या पेज जहाँ से अपने ऑब्जेक्टिव एग्जाम्स में क्वेश्चन आते हैं वो है सुरक्षित घेरे की
नीति। कौन सी नीति दोस्तों? सुरक्षित घेरे की नीति। प्रारंभ में कंपनी का उद्देश्य केवल अपनी रक्षा करना था, और अपनी रक्षा करना था तो चाहे वॉरेन हेस्टिंग्स हो, चाहे अन्य गवर्नर जनरल हो, उन लोगों ने सिर्फ और सिर्फ अपनी रक्षा का पर ही ध्यान दिया, अर्थात पड़ोसी राज्यों की सीमाओं की रक्षा करो ताकि अपनी सीमाएं अपने आप सुरक्षित हो सके। यानी उन लोगों ने अपने चारों तरफ बफर स्टेट बनाना शुरू कर दिया, मित्र राज्यों का एक घेरा बनाया था। लेकिन जब वेलाजुली भारत आया तो वेलाजुली के समय में इस नीति में परिवर्तन देखने को मिला, क्योंकि वेलाजुली का मुख्य उद्देश्य कंपनी को भारत की सबसे बड़ी शक्ति बनाना था, ताकत बनाना था, और इसके लिए उसने शांति और निष्पक्षता की नीति के स्थान पर युद्ध नीति या आक्रामकता की नीति को अपनाया। इसके लिए उसका जो सबसे बड़ा हथियार था वो हथियार था साइक संधि। वेलाजुली कौन था, क्या था, किस तरीके से भारत आया? वेलाजुली एक ब्रिटिश यानी अधिकारी था। वेलाजुली का नाम जैसे रिचर्ड कॉले वेलजली भी है, उसको मार्क्विस ऑफ वेलाजुली के नाम से भी जाना जाता है। वेलाजुली जॉन सॉरे के स्थान पर भारत के गवर्नर जनरल बने थे, और वो बने थे 1798 से लेकर के 1798 से लेकर के 1805 तक वो भारत के गवर्नर जनरल रहे थे। ये इससे पहले इंग्लैंड में कोस्ट के लॉर्ड भी रह चुके थे और बोर्ड ऑफ कंट्रोल के आयुक्त रह चुके थे। वेलाजुली एक महत्वाकांक्षी व्यक्ति था और उसको वहाँ पर ज़्यादा कुछ करने को मिला नहीं था, लेकिन भारत में आने के बाद उनके पास बहुत बड़ा एरिया था जो बहुत कुछ कर सकते थे, और उसका उद्देश्य भी यही था कि कंपनी को एक सर्वोच्च शक्ति बनाई जाए, और इसके लिए उन्होंने साइक संधि को अपना एक हथियार बनाया। क्योंकि वो व्यक्ति अपनी नीति को यानी युद्ध नीति को वो कहता है न्याय और तर्क संगत है और परिमित और शांत मानना था उनका। अब जैसे दोस्तों हमारे क्वेश्चन एग्जाम किस प्रकार के आते हैं, जैसे सबसे पहले जैसे सरफेसली जो क्वेश्चंस आते हैं उसमें आता कि साइक संधि प्रणाली का प्रारंभकर्ता कौन था, तो लॉर्ड वेलेस्ली। यहाँ एक अच्छा क्वेश्चन भी बन जाता कई बार अपने को, जैसे क्वेश्चन बन गया कि भारत में सर्वप्रथम साइक संधि को लागू करने वाला यूरोपीय कौन था, तो अपने को यहाँ पर ध्यान रखना है, यहाँ चाहे लॉर्ड वेल्जली ऑप्शन में आए, लॉर्ड वेल्जली नहीं होंगे, यहाँ होगा फ्रांसिस गवर्नर डुप्ले। इस प्रकार के क्वेश्चन कई बार अपने को धोखा दे जाते हैं, क्योंकि हम लोग सिर्फ एक ही ध्यान रखते हैं कि साइक संधि आते ही कौन आएगा, वेल्जली आएगा, ऐसा नहीं था। अब समय इसका वेल्जली का जो टाइम पीरियड था तब उन्होंने किया था उद्देश्य कि भारतीय रियासतों को अपनी रक्षार्थ कंपनी पर निर्भर करने के लिए बाध्य करना। वेल्जली का एक ही मुख्य जो उद्देश्य था वो था कि भारतीय रियासतों पर कंपनी की सर्वोच्चता सिद्ध करना, और उसके लिए शांति से कार्य नहीं हो सकता, केवल आक्रामकता की नीति ही अपनाई जा सकती है। संधि, अब सबसे पहले हम बात करते हैं जैसे संधि, अब एक ऑब्जेक्टिव हमारे ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है यहाँ। जैसे क्वेश्चन किस प्रकार का आता है कि साइक संधि स्वीकार करने वाली रियासतें कौन सी थी, तो भारत में हम बात करें तो सबसे पहले आती है हैदराबाद, हैदराबाद के बाद बात करेंगे तो आती है मैसूर, मैसूर के बाद बात करेंगे तंजौर, तंजौर की बात करेंगे तो अवध, पेशवा, भोंसले, सिंधिया, होलकर। यहाँ ध्यान देने योग्य ये बात है दोस्तों कि अगर पूछा जाता है कि मेन जो क्वेश्चन आता है मोस्टली वो आता है कि वेल्जली की साइक संधि स्वीकार करने वाली भारत की पहली रियासत कौन सी थी, हैदराबाद। इसके बाद यदि वो क्वेश्चंस बनाता है तो उसमें ये स्टेप थोड़ा सा टफ बनाए तो हो सकता है कि वेल्जली की साइक संधि स्वीकार करने वाली रियासतों का क्रम क्या था, तो अपने को ये पता होना चाहिए हैदराबाद, मैसूर, तंजौर, अवध, पेशवा, भोंसले, सिंधिया, होलकर, ये इनका क्रम था। अब हम क्या करते हैं, कई बार जीके को सब्जेक्ट बना करके पढ़ना शुरू कर देते हैं, और यही हमारी सबसे बड़ी कमजोरी होती है कि जीके को कभी सब्जेक्ट नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि यहाँ हम लोगों को यदि मैटर मिल जाता है तो हम रटने लग जाते हैं कि हैदराबाद की कौन से निजाम ने ये संधि की थी, मैसूर की कौन से ने की थी, तंजौर ने कौन सी थी। वहाँ इन चीज़ों की अपने को आवश्यकता नहीं पड़ती है कि इन चीज़ों को अपन वहाँ पर याद करें। जैसे मान लो पेशवा है तो पेशवा वहाँ पर
बाजीराव द्वितीय था, तो वो नाम अपने को यहाँ जीके में पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ती। वहाँ संधि कौन सी थी, बसिन की संधि थी। या जैसे मान लीजिए अपन भोंसले के साथ संधि कौन सी हुई, तो देवगांव की संधि हुई। या सिंधिया के साथ सुरजी गांव की संधि। इन संधियों को अपने को जीके में याद करने की आवश्यकता नहीं होती। यदि हम फर्स्ट ग्रेड या कॉलेज लेक्चर हिस्ट्री सब्जेक्ट्स दे रहे हैं तो अपने को ये पता होना चाहिए कि वहाँ, फिर तो वो ये भी पता होना चाहिए कि होलकर कौन था, सिंधिया कौन था, भोंसले कौन था, पेशवा कौन था, अवध का शासक कौन था। ये सारे जैसे चाहे जो भी हो, मैसूर का शासक कृष्णराज था या अवध का सादत अली था, ये अपने को जीके में याद की आवश्यकता नहीं पड़ती। तो सिंपल सा क्वेश्चन आता अपना कि संधि स्वीकार करने वाली भारत की पहली रियासत कौन सी थी, तो वो है हैदराबाद। यह दूसरा क्वेश्चन आए तो आ सकता है, इनका क्रम बताइए। इसके बाद अपना क्वेश्चन आता है, क्योंकि राजस्थान से संबंधित बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है कि ये संधि स्वीकार करने वाली राजपूताना की रियासतें कौन सी थी। तो अपने सीधा हम लोग क्या उस तीसरे फेज पे चले जाते हैं, लॉर्ड हेस्टिंग्स की जो अधीनस्थ पार्टी की नीतियां उनकी तरफ चले जाते हैं, और वहाँ हम शोध क्रोली को याद रखते हैं। लेकिन साइक संधि स्वीकार करने वाली या वेलाजिले की साइक संधि स्वीकार करने वाली राजपूताना की पहली रियासत कौन सी थी, तो वो आएगा भरतपुर। फिर उसके बाद आएगा अलवर, फिर बाद आएगी जयपुर। हालांकि बहुत सारी बुक्स में अपने जोधपुर, बूंदी इत्यादि के नाम भी दे रखा है, जैसे मछड़ी, लेकिन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि बाद में सिर्फ इन दो को छोड़कर बाकी सबकी रद्द कर दी गई थी, भरतपुर और अलवर को मान्यता दी गई थी। अब सबसे बड़ी बात यह है कि ये संधि थी, संधि की शर्तें क्या थी। संधि की सबसे बड़ी शर्त थी कि संधिकर्ता राज्य को कंपनी की सर्वोच्चता स्वीकार करनी पड़ेगी। यानी वेलाजली का मुख्य उद्देश्य था कि कंपनी को सर्वोच्चता में लाना, कि राजा जो भी है उसको सर्वोच्चता स्वीकार करनी पड़ेगी। संधिकर्ता राज्य किसी भी राज्य के साथ किसी भी प्रकार का संबंध नहीं रख सकता, राजनीतिक संबंध, चाहे वो संधि की बात हो, चाहे युद्ध की बात हो, चाहे शांति, कुछ भी किसी भी प्रकार का, जब तक कंपनी उसमें मध्यस्थता नहीं करेगी तब तक वो उसके साथ संधि नहीं कर सकता। कंपनी संधिकर्ता राज्य की सुरक्षा करेगी, चाहे आंतरिक आक्रमण उनमें विद्रोह हो रहे हो, चाहे बाह्य आक्रमण हो, आंतरिक और बाह्य सभी प्रकार के आक्रमणों से कंपनी उनकी रक्षा करेगी। वो दायित्व अपने ऊपर। कंपनी राज्य के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेगी। संधिकर्ता को अपनी राजधानी में ब्रिटिश रेजिडेंट रखनी होगी और उसका खर्चा उस राज्य को देना होगा। सबसे बड़ी बात थी कि यहाँ पर जो राज्य संधि करेगा वो अंग्रेजों का मित्र था, दोस्त था। लेकिन अगला जो चरण आएगा उसमें वो मित्र नहीं, पूर्ण रूप से अधीनस्थ मान ली जाएंगे वहाँ पर। ये इन दोनों संधियों में विशेष तौर से अंतर था। तो अब जैसे हमारा जो ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन आते हैं स्पेशल, वहाँ हम बात करते तो सहायक संधि किसने प्रारंभ की, सहायक संधि का समय क्या था, सहायक संधि का उद्देश्य क्या था, सहायक संधि स्वीकार करने वाली भारत की रियासतें कौन सी थी, और सहायक संधि स्वीकार करने वाली राजपूताना की रियासतें कौन सी थी, सहायक संधि की शर्तें क्या थी। अब जैसे मान लीजिए कोई भी स्टूडेंट RS मेंस का एग्जाम दे रहा है तो उसको थोड़ा सा ये भी देखना चाहिए संधि शर्तें या उसके प्रावधान क्या है, और प्रावधान के साथ साथ उनको कि कंपनी को इस संधि से क्या फायदा हुआ, दूसरा रियासतों को इस संधि से क्या नुकसान हुआ, इन चीज़ों को भी उस पर ध्यान देना चाहिए। ओके, थैंक यू।